प्रिय पाठकों नमस्कार। भविष्य के उद्योग एवं सेवाएं अध्याय में आपका स्वागत है। यह अध्याय आपको भविष्य का एक ऐसा स्वरूप प्रदान करेगा जो आपको कई प्रकार से लाभान्वित करेगा एवं एक बार सोचने के लिए बाध्य भी करेगा कि अब किस प्रकार से बदलाव आपको करना होगा। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। भविष्य के उद्योग एवं सेवाएं व्यक्ति को जीवन में यदि सफलता एवं प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए सेवाएं प्रदान करना परम हितकारी होता है। भारतीय एवं विश्व स्तरीय बाजार को सही अर्थों में समझने के लिए हमें जिस विशेष योग्यता की आवश्यकता है उसका शिक्षण आवश्यक है। प्रत्येक बाजार मूल रूप से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा मंच होता है। अर्थव्यवस्था का आधार मांग एवं आपूर्ति पर आधारित होता है। मूल रूप से इसी नियम को उपयोग करते हुए संपूर्ण कंप्यूटर वर्ल्ड तैयार किया गया है। कंप्यूटर भी अपने कार्य को करने के लिए इनपुट के रूप में आंकड़ों की मांग करता है, उसके बाद वह उसे प्रोसेस करता है और अंत में आउटपुट के रूप में हमें सूचनाएं प्रदान कर देता है। अब यदि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जाए तो कंप्यूटर श्रेष्ठ परिणाम प्रदान कर सकता है। वर्तमान में उपलब्ध कंप्यूटर को इस प्रकार से तैयार कर दिया गया है कि उसमें जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती है उन्हें वह स्वयं के पास न रखकर क्लाउड रूपी कंप्यूटर में सुरक्षित रख देता है। ये क्लाउड उसके लिए विश्व के किसी भी स्थान पर कार्य करने में पूर्ण सहयोगी बनता है। ऐसी स्थिति में कंप्यूटर के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति बहुत सरलता से अपने कार्य की तरफ ही ध्यान केंद्रित रखता है। उसे इस बात से तनिक भी फर्क नहीं पड़ता कि उसका बहुमूल्य डाटा कहीं किसी वायरस अर्थात कंप्यूटर की बीमारी के कारण खराब न हो जाए। ठीक इसी प्रकार हमें अपने जीवन का भी भविष्य के लिए निर्धारण करना आवश्यक है। एक कहावत है कि समय स्वयं को दोहराता रहता है, अर्थात समय घटनाओं को उनकी पुनरावृत्ति के साथ पुनः प्रस्तुत करता है। इतिहास में घटनाएं जिस प्रकार से घटित हुई थी वही अब एक नए स्वरूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रही है। अंतर केवल इतना आ चुका है कि इन घटनाओं का वर्तमान स्वरूप पूर्ण रूप से बदल चुका है। व्यक्ति के पास मूल रूप से 3 प्रकार के बल उपयोग में आते हैं। ये 3 बल वास्तव में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप में संबोधित किए जाते हैं। आध्यात्मिक बल मूल रूप से हमारे विचारों की शक्ति को कहा जाता है। यदि हम निर्णय लेने में प्रबल हैं तो ऐसी स्थिति में हमें नए नए विकल्प सहजता से उपलब्ध होते चले जाते हैं जिनका हम अपने जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मानसिक बल मूल रूप से हमारे कार्यों को शक्ति प्रदान करने के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। किस कार्य को हम कितनी शक्ति से कर सकते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस कार्य के प्रति हमारा कितना गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। अधिकांश हम लोग अपने कार्यों को आधे अधूरे मन से ही करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा तीसरा बल उपयोग में आना प्रारंभ हो जाता है जिसे हम शारीरिक बल के रूप में जानते हैं। इतिहास की अधिकांश घटनाओं की यदि हम चर्चा करें तो इन्हें समझना कठिन नहीं होगा। कंप्यूटरीकरण होने के कारण वर्तमान में हमारा अधिकांश कार्य बड़ी ही सहजता के साथ करने की बौद्धिक क्षमता हमें प्राप्त हो चुकी है। परिणाम स्वरूप हमारा मानसिक बल पहले की तुलना में अधिक बलवान हो चुका है। आज हमें यदि किसी भी वस्तु का चयन करना हो तो हम इसके लिए सूचनाओं के संग्रह से उसकी विस्तृत जानकारी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। बाजार एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर हम आवश्यकता अनुसार उपलब्ध वस्तुओं को खरीदते हैं। इस व्यवस्था में यदि हम चाहें तो अपने द्वारा विकसित उत्पादों को बेच भी सकते हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में
वित्तीय समझ प्रदान ही नहीं की जाती है। परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति को सही अर्थों में बाजार की शक्ति का अनुमान नहीं हो पाता है। आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण से यह समझाते हैं। वर्ष 1925 में भारतीय ₹1 अमेरिका के $1 के बराबर था। इसके उपरांत 1947 जब भारत को एक स्वतंत्र भाव के रूप में देखा जाने लगा, तब $1 लगभग ₹3.16 के बराबर आ चुका था। बाजार की सही समझ न होने के कारण भारतीय रुपया लगातार अपनी छवि को खोता चला गया एवं वर्तमान में $1 लगभग ₹86.56 के स्तर पर पहुंच चुका है, जो प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है एवं ₹80 के पार ही रहता है। एक अर्थशास्त्री से यदि इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो वह हमें जिस प्रकार की टिप्पणियों से समझाएगा वह धरातल पर खोखली ही सिद्ध होंगी। देश का विशेष मुद्रा संचालन विभाग भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है। यदि उसके मंच पर जाकर 11वें बिंदु को हम पढ़ें तो हमें एक तर्कसंगत उत्तर प्राप्त होता है, किंतु ये भी वास्तव में मुद्रा का सही मूल्यांकन प्रदान नहीं करता। वर्तमान में प्रत्येक उद्योग अपनी ओर से श्रेष्ठ करने के उपरांत भी संतुलित भाव से नहीं चल पा रहा। औद्योगिक क्षेत्र में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अपनी सेवाएं उच्च कोटि की प्रदान कर रहे हैं एवं एक अच्छे स्तर का लाभ भी अर्जित कर पा रहे हैं। इनके पीछे इनकी वित्तीय बौद्धिक क्षमता एवं मुद्रा संचालन विधि है। यदि हम भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें सर्वप्रथम मुद्रा बाजार एवं वित्तीय बौद्धिक तथ्य को सीखना आवश्यक है। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, आपके लिए बेचना एवं खरीदना इन दोनों में से सरल क्या है? जब इस प्रश्न को हमने 10 अलग अलग व्यक्तियों से पूछा तो उनमें से 7 लोगों ने अपना उत्तर खरीदने को बताया। 2 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया मिली जुली दी, किंतु एक व्यक्ति ने बड़ी सरलता से बेचने को प्राथमिकता दी। जब हमने उस एक व्यक्ति से यह पूछा कि बेचने में आपको इतनी सुविधा क्यों लगती है, उसने उत्साह से भरकर बहुत सरल शब्दों में कहा कि वास्तव में व्यक्ति हमसे वस्तु नहीं अपितु प्रेम और सम्मान की मांग करता है, जो उसे हमारे द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से मिल सकती है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। हमको इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि सेवाएं प्रदान करना किसी भी सामान को बेचने से कठिन होता है। भारतीय बाजार का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात को सही अर्थों में नहीं समझ पाता। हम किसी भी क्षेत्र में यदि खरीदारी करने की सोचते हैं तो हमारे सामने कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। खरीदारी करने के उपरांत हम इस बात का मूल्यांकन भी करते हैं कि हमने ये खरीदारी उसी स्थान से क्यों करी। तो संभवतः हमें इसका उत्तर उस स्थान पर सेवा प्रदान करने वाले व्यापारी वर्ग की कार्यशैली के संकेत के रूप में मिलता है। एक शास्त्र सम्मत पंक्ति कुछ इस प्रकार है, दीक्षा, भिक्षा एवं भोजन सदैव ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां पर हमारा हृदय हमें शालीनता का भाव प्रदान करे। सामान्य तौर पर हम ये सब नहीं जान पाते एवं बाजार में हम लोग खरीदारी करना जारी रखते हैं, किंतु ये हमारे खरीदारी किए गए सम्मान पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। हमें केवल छोटी छोटी बातों पर ध्यान भी रखना हो तो भी हम नहीं रख पाते। प्रारंभ में हमें इस विषय पर ज्ञान नहीं हो पाता, किंतु धीरे धीरे हमारी खरीदारी करने की वास्तविकता एक अलग ही दिशा प्राप्त कर लेती है। वर्तमान समय से यदि हम 25 वर्ष पीछे जाकर देखते हैं तो ना ही इतने विकल्प उपलब्ध थे और ना ही इतने उत्पाद, किंतु वर्तमान में इतना अधिक उत्पादन भरा हुआ है कि हमें ऐसा लगता है कि यह शायद हमारी सुविधाओं के लिए ही बनाया गया होगा।
किंतु इसके पीछे दो मुख्य कारण है। पहला वही जो आपने ऊपर पढ़ा कि हमारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है, किंतु दूसरी ओर कुछ ऐसे उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं जो हमारी सुविधाओं से अधिक बाजार के लाभ को देखते हुए निर्मित किए जा रहे हैं। इसके विषय में यहाँ चर्चा करने का कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि यह आपके व्यक्तिगत निर्णय पर भी निर्भर करता है, एवं साथ ही आपका धन संग्रह कितना है इस पर भी। हमें पिछले 25 वर्षों के बदलाव को देखते हुए भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। 25 वर्ष पहले हमारे पास ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध ही नहीं थे, परंतु आज हमारा अधिकांश सामान ऑनलाइन व्यवस्था से उपलब्ध कराया जाता है। न केवल हमारा घरेलू सामान अपितु अधिकांश निजी अथवा सरकारी विभाग ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करते हैं। हमें याद आता है कि हमें अपने बिलों के भुगतान के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता था, किंतु अब कुछ क्षणों में हमारा हर प्रकार का भुगतान हो जाता है। इतनी सुविधाएं यदि हमें प्राप्त हो रही हैं तो इसके लिए संभवतः सेवा शुल्क भी देना होगा। ये सेवा शुल्क मूल रूप से हमें अपनी आजीविका से ही निकालना होगा। इन सभी के अतिरिक्त कुछ बातों को और भी हमें यहाँ पर समझना होगा। मान लीजिए आपको किसी भी कार्य हेतु अपने निवास स्थान से संबंधित स्थान पर जाना हो। आपके निवास स्थान से वहां की दूरी आप किसी वाहन के माध्यम से तय करेंगे। यदि स्थान निकट है तो आप पैदल ही वहां जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में आपको अपनी शारीरिक क्षमता उपयोग करते हुए उस स्थान पर जाना एवं संबंधित वस्तुओं को निवास स्थान पर लाना होगा। वह वस्तु जितनी उसकी लागत है, उसके अतिरिक्त आपके द्वारा वहां जाने एवं वहां से आने का शुल्क भी आप ही से मांगेगी। अब ऐसी स्थिति में आपको अपने बुद्धि बल का उपयोग करना होगा एवं ये जांच करनी होगी कि किस प्रकार आपको कम लागत में संबंधित वस्तु प्राप्त हो सके। ऐसा आप उस स्थिति में करेंगे जब आपका घरेलू बजट संतुलित करना हो। दूसरी ओर जब आप अपने निवास स्थान से अपने कार्य क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको एक दूरी तय करके वहां जाना होता है। प्रतिदिन अधिकांश लोग 1 से 2 घंटे तक का मार्ग तय करते हैं एवं अपने कार्यालय से कार्य करके वापस अपने निवास स्थान पर पहुंचते हैं। सार्वजनिक यातायात सुविधाजनक होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति कुछ स्तर तक अलग ही दृष्टिकोण में जीवन जीना व्यतीत करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, प्रत्येक बिंदु पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, किंतु इन व्यवस्थाओं के भीतर किस प्रकार का तनाव हम प्रतिदिन वहन करते हैं वह तो महत्वपूर्ण ही है। इनके साथ हमारे ऊपर अतिरिक्त आर्थिक भार भी पड़ता है, किंतु हम इसी सरलता से वहन कर लेते हैं। प्रातःकालीन जब हमारे बच्चे अपने विद्यालय की ओर प्रस्थान करते हैं उस समय भी समान स्थिति ही देखी जाती है। जिस प्रकार से जनसंख्या की बढ़त हो रही है, सुविधाओं की मांग भी उतनी तीव्र गति से ही बढ़ रही है। भविष्य में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 2 प्रकार की बिंदु अथवा विकल्प सामने दिखेंगे। पहला खुला बाजार एवं दूसरा खुला आकाश। खुला बाजार अर्थात जो भारत की अर्थव्यवस्था में कार्य कर रहे लोग समाज को पूर्ण रूप से अपनी सेवाएं प्रदान नहीं कर पाएंगे तो जनता उस दिशा में प्रविष्ट हो जाएगी जहां उन्हें अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो रही हों। सुविधाओं के साथ साथ सेवाओं की भी विशेष मांग बढ़ती जाएगी। जब बाजार खुले मंच की तरह हमें दिखेगा तो संभवतः प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ उठाना चाहेगा, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंध क्यों न रख रहा हो। बाजार के खुले मंच का अर्थ आपको समझाना आवश्यक है। पिछले कई वर्षों से जिस बाजार को हम देख रहे हैं इससे पूर्व भी बाजार चला करता था।
हमारे बाजार में जो वस्तुएं हमें मिलती थी वह अधिकांश हमारी स्थानीय इकाइयों द्वारा ही तैयार किए जाते थे। कुछ वस्तुएं विदेशों से आयात भी की जाती थी। ये चलन धीरे धीरे आयात की गई वस्तुओं का बढ़ने लगा। वर्तमान में स्थानीय एवं आयात की गई वस्तुएं हमें सहजता से उपलब्ध हो जाती हैं। भारत सरकार ने हमारे बाजारों को कुछ इस प्रकार से गठित कर दिया है कि अब अधिकांश वस्तुएं भारत की भूमि पर ही बनाई जाती हैं। आयात करने का जो खर्चा लगता था वह अब न्यूनतम हो गया है। विदेशी धरती से केवल कच्चा माल मंगाया जाता है एवं उसे तैयार करके बेचने लायक भारत में ही बना दिया जाता है। ये चलन कई कारणों से भारत की भूमि पर किया जाने लगा है। भारत सरकार चाहती है कि यह भारत के युवाओं को भी रोजगार मिले एवं आयात करने का जो शुल्क है वह भी ना देना पड़े। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था का एक बुनियादी ढांचा होता है, वह अपनी स्थानीय इकाइयों के लिए विशेष कार्य करता है। किंतु यदि समय के बदलाव के साथ साथ आवश्यकताओं की आपूर्ति स्थानीय इकाइयों द्वारा पूरी नहीं हो पा रही होती है तो विदेशी धरती का रुख करना होता है। जिस प्रकार से वैश्विक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, निकट भविष्य में पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा बाजार हमारा भारत ही बनने वाला है। भारत के एक बाजार के रूप में विकसित होने के पीछे कई कारण छिपे हुए हैं। सर्वप्रथम, संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। यहाँ की शासन व्यवस्था बाजार के लिए लचीली है। तीसरे, भारत में न्यूनतम धनराशि के साथ उच्च कोटि के श्रमिक उपलब्ध है एवं इन सभी के अतिरिक्त भारत वर्तमान में भी अपने उत्पादन को पूर्ण व्यावसायिक दृष्टि में नहीं ला पाया है। भारत सरकार एवं प्रशासन अपना श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, किंतु जिस प्रकार भारत के अंदर शिक्षा एवं राजनीतिकरण प्रमुखता से खंडित किया जाता है, ऐसी स्थिति में अच्छे विकल्प भी नाकाफी ही रहते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को यदि हम देखें तो वर्तमान भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में 40% की भूमिका निभा रहा है। आवश्यकता है तो केवल सही दिशा एवं विकल्प प्रदान करने की। इन सभी समीकरणों को यदि हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें एक ऐसा सुनहरा अवसर प्राप्त होने जा रहा है जिसकी एक छवि आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। खुला बाजार एक ऐसा मंच बनने वाला है जिसमें विश्व के किसी भी क्षेत्र के औद्योगिकरण का स्वेच्छा से निर्माण किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तकनीकों का श्रेष्ठ उपयोग करके इस बाजार को नियंत्रित किया जा सकता है। सरकार का सबसे बड़ा स्रोत जिससे वह धन अर्जित करती है, इस डिजिटल दुनिया में बहुत तीव्र गति से प्रगति करेगा। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था को केवल सही दिशा दे दी जाए तो वह प्रगति की बड़ी ऊंचाइयों को सहजता से छू सकता है। अब प्रश्न यह उठता है, ऐसे खुले मंच युक्त बाजार का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा? इसके लिए दो विकल्प सभी के समक्ष उपलब्ध होंगे। पहला विकल्प जो वर्तमान में भी जारी है, एक उपभोक्ता बनकर अपनी सुविधा अनुसार वस्तु को क्रय करना। इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक व्यवस्था उपलब्ध कर दी जाती है जिसकी वह मांग करता है। ये देखकर अधिकांश लोग विक्रेता बनके बाजार में अपना स्थान बनाने का प्रयत्न करते हैं। किंतु किसी भी क्षेत्र में विक्रेता बनकर अपनी छवि बनाना एक बहुत बड़ी कला होती है। भविष्य के खुले मंच पर यदि हम दूसरे विकल्प की बात करें तो वह है एक सफल खरीदार बनना। रोजगार के विकल्प उपलब्ध होने के उपरांत भी हम रोजगार को सही अर्थों में समझ नहीं पाते। हमें स्वयं को जिस रूप में प्रशिक्षण देना है, हम उसके विपरीत ही अपना शिक्षण करते रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें इसके लिए तैयार नहीं कर सकती। इसके उपरांत भी हम इसके अतिरिक्त स्वयं को प्रशिक्षित नहीं करते हैं।
ये हम सभी जानते हैं कि किसी वस्तु को बेचना खरीदने से अधिक कठिन होता है, किंतु यदि हमें वित्तीय बाजार का प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाए तो हमारे लिए खरीदने से सरल बेचना हो जाएगा। एक बात सोचिएगा कि विश्व के धनाढ्य लोगों में ऐसी वह कौन सी विशेषता है जो वह बहुत ही सहजता से हमें अपने उत्पाद को खरीदने के लिए बाध्य कर देते हैं। विशेषता को यदि आप सीख जाए तो आप अपने जीवन के सफलतम क्षेत्र को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस विशेषता का नाम है ग्राहक को सुविधाएं, सेवाओं के रूप में प्रदान करना। ये पुस्तक लिखने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है वह मूल रूप से न्यूनतम खर्चे पर उपयोग की जा सकती है। हमें केवल अपने बौद्धिक बल का उचित प्रयोग करना आना चाहिए। यदि आप केवल यही सोचते रहें कि प्रारंभ किस प्रकार से किया जाएगा तो आप संभवतः जीवन में किसी भी कार्य को कभी प्रारंभ ही नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे का मुख्य कारण आपके साथ वर्तमान में चल रहे समीकरण है। हम सभी लोगों ने शिक्षा के समाप्त होने के उपरांत जब अपनी व्यवस्थाओं को प्रारंभ किया तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह छिपा हुआ था। उस उत्साह को हमने समाज के परिवेश के साथ जोड़कर आनंद में बता दिया, किंतु हम यह नहीं सोच पाए कि आनंद का वर्तमान क्षण कितने समय तक हमारे साथ रह सकता है। व्यावसायिक दुनिया में एक बात स्पष्ट शब्दों में कही जाती है, जीवन में यदि हम स्वयं को प्रशिक्षण के साथ जोड़कर रखेंगे तो हमारा व्यवसाय भी नियमित तौर पर प्रगति करता रहेगा। अर्थात समय के बदलाव के साथ साथ हमें स्वयं को नवीनीकरण के साथ जोड़ना आवश्यक हो जाता है। यदि हम पहले से ही नवीनीकरण के साथ स्वयं को जोड़कर रखे हुए हैं तो हमें एक ऐसे मंच को निर्मित करना होगा जो हमारे व्यक्तिगत जीवन को एक दिशा दे सके। इसके लिए हमें अपने अतिरिक्त समय का उपयोग करना आवश्यक होगा। यह अतिरिक्त समय हमें हमारी विशेष सेवाओं से निमृत होने के उपरांत ही प्राप्त हो सकता है, किंतु इसका ज्ञान हमें तब हो सकता है जब हम अपने समय का सूचीबद्ध तरीके से प्रबंधन कर सकें। एक सरलतम उपाय इसके लिए अपने बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने से मिल सकता है। इसके लिए हमें नियमित तौर पर पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हमारी धार्मिक पुस्तकें हमारे लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। आपको अपने स्वाद के अनुसार विषय का चयन करना चाहिए एवं संबंधित पुस्तकें पढ़नी चाहिए। किंतु यदि आपको ऐसा लगता है कि पुस्तकों में आपको रस नहीं मिल सकता जिसकी आप इच्छा रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने अनुभव का उपयोग करके अपना लेखन कार्य प्रारंभ करना चाहिए। प्रतिदिन जितना अधिक हो सके आप अपने अतिरिक्त समय को लेखन क्रिया में व्यस्त करें। यह विशेषता अपने अंदर प्रविष्ट करने के लिए हमें प्रारंभ में कुछ समय के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। हमारा मस्तिष्क हमारी सहायता प्रारंभ में नहीं करेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शिक्षा समाप्त करने के उपरांत पुनः शिक्षण क्षेत्र में प्रवेश करना किसी के लिए भी सरल नहीं होता है। आप केवल ऐसा करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य एक प्राप्ति से संबंधित होना चाहिए। जीवन में वित्तीय प्रशिक्षण इसी बिंदु से प्रारंभ होता है एवं भविष्य के खुले बाजार में इस प्रशिक्षण का आपको श्रेष्ठतम लाभ भी प्राप्त होगा। यदि आप बाजार से एक पेन खरीद कर लाते हैं तो उसका उपयोग आपको इस प्रकार से करना होगा जिससे उसकी लागत आप पुनः प्राप्त कर पाए। ये योग्यता मूल रूप से बहुत कम लोगों में होती है क्योंकि हमें बचपन से ही इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि शिक्षा एवं धन एक साथ कार्य नहीं कर सकते हैं। आपके समक्ष रामचरितमानस का एक प्रसंग भी इसी संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहेंगे। भगवान शंकर माँ पार्वती को ये बता रहे हैं कि एक ही निवास में सरस्वती एवं लक्ष्मी की आराधना एक साथ नहीं की जा सकती।
यदि लक्ष्मी की उपासना की जाती है तो सरस्वती को प्राप्त करना एक जटिल प्रक्रिया बन जाती है, क्योंकि लक्ष्मी को चंचल माना जाता है एवं ये कभी भी एक स्थान पर लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकती। दूसरी ओर यदि हम सरस्वती की उपासना करते हैं तो ये हमारे बौद्धिक वर्ग को स्थिरता प्रदान करती है एवं इसकी उपासना से हमें लक्ष्मी स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। महादेव की इन बातों का यह अर्थ कदापि नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम केवल मां सरस्वती की ही उपासना करते रहें। महादेव मूल रूप से हमें शिक्षण के विषय में बता रहे हैं। हमें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा ग्रहण करते समय हमें प्रत्येक उस विषय का अध्ययन कर लेना चाहिए जो हमें भविष्य में हमारी आजीविका के लिए सहयोग कर सकें। भारतीय परिवेश में सामान्य तौर पर ये देखा गया है कि अधिकांश छात्र अपनी अधिकतम शिक्षा अपने अभिभावकों के आर्थिक सहयोग से पूरी करते हैं। छात्र चाहे मेधावी हों अथवा सामान्य बौद्धिक स्तर वाले, उनके अभिभावकों को उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा तक यह उचित माना जा सकता है, किंतु इसके आगे की शिक्षा में व्यवस्थाएं स्थिर होनी प्रारंभ हो जाती हैं। मूल रूप से यदि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को हम देखते हैं तो दो प्रकार की संस्थाएं शिक्षा प्रदान कर रही हैं। पहली, जिन्हें हम सरकारी रूप से देखते हैं, इस व्यवस्था में पूरे भारत में लगभग एक जैसा नियम निर्धारित किया गया है एवं छात्रों को शिक्षित किया जाता है। दूसरी व्यवस्था में माध्यमिक स्तर तक अपनी अपनी शिक्षण व्यवस्थाओं को लागू किया गया है, किंतु जैसे ही छात्र 9वीं कक्षा में प्रवेश करता है, पूरे भारत की शैक्षिकी व्यवस्था के अनुसार उसे शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। वास्तव में शैक्षिकी स्तर को इस प्रकार से सजाया गया है जिसका उपयोग विद्यालयों को अपने स्तर पर ही करना होता है, किंतु विद्यालय ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि जिस प्रकार से प्रणाली विकसित की जा चुकी है, कोई भी उससे अलग हटकर कार्य नहीं करना चाहता। यदि हम अपनी शिक्षा के विषय में गहराई से चिंतन करते हैं तो हमारे सामने कुछ विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं। यह विकल्प बाजार को देखते हुए एवं सेवाओं को प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चे के भविष्य में उन सभी सुविधाओं को देखता है जो संभवतः समय के अनुसार सभी को मिलने चाहिए। समय समय पर विभिन्न योजनाएं सरकार द्वारा लागू की जाती है जिनमें कौशल युक्त युवाओं की आवश्यकता होती है। अपने बच्चों के मानसिक स्तर को देखते हुए अभिभावक किसी एक कौशल के लिए उसे तैयार भी करना चाहते हैं। ये वास्तव में एक अच्छी सोच का नमूना भी होता है, किंतु कौशल को सिखाने के साथ साथ उसका यथार्थवादी प्रयोग नहीं सिखाया जाता। जिस प्रकार हम अपने जीवन में प्रत्येक वस्तु को उसकी उपयोगिता एवं मूल्य के अनुसार देखने का प्रयत्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने बच्चों को भी शिक्षा को उपयोगिता को उसके हर पक्ष की ओर समझाते हुए देखना होगा। वित्तीय शिक्षा प्रणाली में आपका सबसे बड़ा निवेश समय के रूप में देखा जाता है। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो ये भी आपके समय का निवेश ही है। पुस्तक को पढ़ने के उपरांत यदि आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाए तो इस पुस्तक का लिखने का औचित्य ही शून्यता की ओर चला जाएगा। इस पुस्तक को लिखते समय सबसे प्रमुख बात इसके विषय का चयन करना था। अपने जीवन के एक लंबे अध्याय को सारांश में आपके समक्ष इस रूप से रखना कि वह आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी हो। यह एक कठिन कार्य था। इस कार्य को सरल बनाने के लिए सर्वप्रथम अपने आराध्य श्री बालाजी महाराज के समक्ष मैंने प्रार्थना की एवं उनके आशीर्वाद स्वरूप अपने भाव को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का सामर्थ्य प्राप्त हो पाया। इस पुस्तक का लाभ आपको तभी मिल सकता है जब पुस्तक को लिखने का भाव शुद्ध रूप से आप तक पहुंच जाए।
ऐसा करने के लिए मैं प्रत्येक शब्द को अपने आराध्य के श्री चरणों के आशीर्वाद से अंकित कर रहा हूँ। इस प्रकार की पुस्तक मेरी जानकारी में आज तक नहीं आई। कई पुस्तकों का अध्ययन करने के उपरांत जब मैंने बाजार के बदलते स्वरूप को गहराई से देखा तो इस विषय पर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ एवं मैंने अपने अनुभव को संक्षेप में आपके समक्ष रखना चाहा। इस पुस्तक को पढ़ना भी आपके शैक्षिक योग्यता का ही एक अंश होना चाहिए। मैं ये जानता हूँ कि अधिकांश लोग इस पुस्तक की लिखी हुई बातों पर प्रारंभ में विश्वास नहीं कर पाएंगे, किंतु यदि गहराई से चिंतन करेंगे तो आपको बाजार के बदलते परिवेश एवं इस पुस्तक के शब्दों में संबंध समझ में आ जाएगा। कोई भी शैक्षिकी व्यवस्था हमारे लिए तब तक कारगर सिद्ध नहीं हो सकती जब तक हम उस पर अपना प्रयोगात्मक परिचय न प्रदान करें। आपको ये जानकर और भी हर्ष होगा, ये पुस्तक न्यूनतम समय में तैयार करने वाली शायद पहली पुस्तक होगी। इसको लिखने का प्रारंभ फरवरी 1, 2023 से किया गया एवं ये पुस्तक अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुकी है। आपके समक्ष ये बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। इस पुस्तक के समकक्ष एक और विषय, धर्मार्थ की वास्तविकता, मैंने प्रारंभ की थी। धर्मार्थ की वास्तविकता शीर्षक वाली पुस्तक 11 फरवरी 2023 को भगवान श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने पूरी भी कर दी। पुस्तक को लिखते समय मैंने तकनीक का उपयोग भी किया एवं शब्दों का चयन उनकी लिखावट के साथ इस प्रकार से किया ताकि पुनः इनको जांचने की आवश्यकता ही ना पड़े। अब निर्णय आप स्वयं करेंगे कि क्या मेरा भाव आप तक पहुंच पाया है अथवा नहीं। सारांश में आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि हम अपने समय को प्रबंधन करना सीख जाते हैं तो हमारे लिए 24 घंटे भी 72 घंटों के समान व्यतीत होने प्रारंभ हो जाते हैं। यही शिक्षा मूल रूप से वित्तीय समीकरणों को उजागर करती है। आपके विशेष कौशल को प्रस्तुत करने के लिए कई पाठ्यक्रमों का निर्माण हम कर चुके हैं। आवश्यकता है केवल उन्हें समझने की। हमारा प्रत्येक पाठ्यक्रम आपके लिए कक्षा 9 से प्रारंभ किया जाता है, जिसकी प्रशिक्षण अवधि के मध्य में ही आप स्वयं के लिए धन अर्जित करना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे सुंदर बात यह है कि हमारा पाठ्यक्रम इस प्रकार से सजाया गया है जिससे आपकी शैक्षिकी योग्यता भी प्रभावित नहीं होगी जो आप अपने विद्यालयों से प्राप्त कर रहे हैं। पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य आपको वित्तीय बाजार का सुनहरा अवसर प्रदान करना है। आप पाठ्यक्रम के मध्य में ही अपने वास्तविक व्यवसाय की परख करना एवं उसके लिए एकाग्रचित होना सीख सकते हैं। किंतु साथ में यदि आप चाहें तो आपको बिना किसी अतिरिक्त निवेश के अपना रोजगार प्रारंभ करने का भी मार्ग प्रदान कर दिया जाएगा। आपको ये जानकारी इस पुस्तक के माध्यम से देने के पीछे हमारा लक्ष्य भविष्य के बाजार को शिक्षा के माध्यम से समझाना है। भविष्य में केवल 3 ही उद्योग हमारे सामने उपलब्ध रह जाएंगे। पहला उद्योग जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए आज भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। दूसरा उद्योग जो मूल रूप से बाजार का पारंपरिक हिस्सा बना हुआ है, जिसमें सभी व्यवस्थाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि सम्मिलित हैं, उपलब्ध रहेगा। किंतु सबसे बड़ा बाजार जिसकी आधारशिला लगभग 10 वर्ष पहले रख दी गई थी, एक बहुत बड़े वित्तीय क्षेत्र के रूप में खड़ा हो जाएगा। इस बाजार का नाम सेवाएं प्रदान करना होगा। वर्तमान में भी यदि हम अपने चारों ओर देखें तो जिस प्रकार से हमारे साथ बाजार में व्यापारी व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से हम उनसे संबंध भी बनाते हैं। भारत में आज भी 70% लोग व्यापारिक क्षेत्र में कार्य अवश्य कर रहे हैं, किंतु उनकी बुद्धि एक व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकती। ऐसी स्थिति में वे केवल व्यापार का पाखंड ही करते हैं, व्यापार नहीं कर पाते।
एक व्यापारिक व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करना सर्वोत्तम माना जाता है। आज हमारे शैक्षिकी संस्थानों में केवल एक भाषा पर बल दिया जाता है। यह भाषा जिसे व्यवसायी भाषा के रूप में भी भारत में मान्यता प्राप्त है। जी हाँ, हम अंग्रेजी की ही बात कर रहे हैं। यदि भविष्य के आंकड़ों की बात करें तो विश्व में इसे प्रथम स्तर पर उपयोग में लिया जाता है। दूसरे स्थान पर चीन की भाषा उपयोग में ली जाती है एवं भारत की हिंदी विश्व में तीसरे स्थान पर लोगों की पसंद है। अंग्रेजी 1121 मिलियन वक्ता, मंदारिन चीनी 1107 मिलियन वक्ता, हिंदी 698 मिलियन वक्ता। यह उपलब्ध आंकड़े हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि कितने लोग विश्व में किन भाषाओं को प्राथमिक 3 स्तरों पर पसंद करते हैं। किंतु जब हम खुले बाजार की बात करते हैं तो उस समय हमें कुछ विशेष बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। संचार माध्यम हमारे वार्तालाप के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। संचार माध्यम में वर्तमान समय में मोबाइल सबसे बड़ा उपकरण माना जाता है। जब हम मोबाइल सेवाओं का उपयोग कर रहे होते हैं एवं किसी सलाह के लिए ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से बात करना चाहते हैं तो वह हमसे भाषा के चयन की मांग करते हैं। हम जिस भाषा का चयन करते हैं ग्राहक सेवा केंद्र के प्रतिनिधि हमसे उसी भाषा में बात करते हैं। बाजार यह जानता है कि जिस भाषा से हमारे क्षेत्रीय जीवन शैली में अच्छा प्रभाव पड़ता है उस पर ही विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक इसी प्रकार विश्व की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल में भाषाओं के क्षेत्र में एक प्रशंसनीय सेवा हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दी है। वर्तमान में गूगल हमें लगभग 133 वैश्विक भाषाओं का अनुवाद करने में सक्षम है। इनमें संस्कृत के अलावा निम्नलिखित 21 आधुनिक भारतीय भाषाएं सम्मिलित हैं: असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संतली, सिंधी और उर्दू। भविष्य में खुले बाजार की क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी विशेष सॉफ्टवेयर एशियन पर कार्य किया जा रहा है जो हमारे मोबाइल के माध्यम से हमें विश्व की किसी भाषा को हमारी चयन की गई भाषा में संवाद करने का विशेष कार्य करेगी। वर्तमान में ये सुविधा उपलब्ध है किंतु खुले बाजार को देखते हुए इस सुविधा को और अधिक उत्कृष्ट बना दिया जाएगा। भारत विश्व के सबसे बड़े बाजार के रूप में उभर चुका है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े उत्पादक भारत की ओर अपना पलायन कर रहे हैं, जो विशेष तौर पर भारतीय बाजार को अपने उत्पाद का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन क्षेत्र बनाना चाहते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए भाषाओं पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रारंभिक अवधि अंग्रेजी से संचालित की जाती थी। उस समय इसकी आवश्यकता अधिक मानी जाती थी, जिसका मुख्य कारण था कंप्यूटर के प्रत्येक सॉफ्टवेयर को इसी के आधार पर प्रोग्राम करना। ये देखते हुए पिछले 30 वर्षों में अंग्रेजी को विश्व में बहुत अधिक प्रचलन प्राप्त हो गया, किंतु प्रत्येक देश अपनी स्थानीय भाषा को अंग्रेजी से अधिक पसंद करता है। इस बिंदु को गहराई से चिंतन करते हुए गूगल ने इतना बड़ा कार्य हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। खुले बाजार में सबसे बड़ा एक और परिवर्तन भारत के अंदर देखने को मिलेगा। भारत के पास विश्व के सर्वश्रेष्ठ वास्तु निर्मित ढांचे उपलब्ध हैं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियां भारत में उपलब्ध है। विश्व की सबसे ज्यादा नदियां भारत में उपलब्ध है। इन सभी बातों को विशेष बल दिया गया है। यदि भारत एक बाजार के रूप में
विश्व का प्रथम स्थान बनाने जा रहा है, तो भारत का पर्यटक विभाग भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारतीय पर्यटन में जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, उन सभी को सॉफ्टवेयर के द्वारा परिभाषित कर दिया जाएगा। प्रारंभ में भी ऐसे कार्य किए गए थे, किंतु उन्हें इस स्तर पर विकसित किया जाएगा कि आप इसकी विशेषता सुनकर ही अचंभित हो जाएंगे। सुविधा के अंतर्गत आपको अपने निवास स्थान पर उस स्थान का चयन करना होगा जहां आप भ्रमण हेतु जाना चाहते हैं। आपके मोबाइल पर कंप्यूटरीकृत वक्ता आपसे बात करना प्रारंभ कर देगा। आपके निवास स्थान से लेकर और गंतव्य स्थान तक का पूरा मार्ग आपको समझा देगा। आपको आश्चर्य होगा कि सॉफ्टवेयर की जीपीआरएस तकनीक के द्वारा आपकी गाड़ी भी संचालित होगी, चाहे आप सड़क मार्ग से जाएं चाहे भविष्य के निर्माणाधीन वायु मार्ग से। आप बहुत ही आनंद पूर्वक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। हम परिवहन के विषय में चर्चा बाद में करेंगे। जब आप अपने चयन किए गए स्थान पर पहुंचेंगे तो आपको आपके मोबाइल अथवा उपलब्ध तकनीकी उपकरण के द्वारा एक मार्गदर्शक की भांति प्रतीक सूचना से अवगत करा दिया जाएगा। खुले बाजार का लक्ष्य आपकी हर एक सुविधा के लिए आपको सेवा प्रदान करना ही होगा। ऐसी स्थिति में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपका रोजगार एवं आजीविका का स्रोत किस रूप में आपकी सहायता कर पाएगा। आप ये सोचने पर बाध्य हो जाएंगे कि हमारा शैक्षिकी स्तर क्या हमको इस प्रकार की कोई शिक्षा प्रदान कर रहा है। संभवतः कुछ ही लोग इसे सीखने एवं उपयोग करने के लिए सक्षम भी होंगे। ये समस्या केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट का विषय बनकर खड़ी हुई है। जो लोग सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक लंबी अवधि से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनका दायित्व इन सेवाओं को निर्मित करना ही है। किंतु अधिकांश ऐसे कौशल युक्त सेवा कर्मियों को अब उनके संस्थान द्वारा सेवानिवृत्त कर दिया गया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण समाज में आज दिखता है। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व प्रत्येक बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इत्यादि स्थानों पर कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी। किंतु धीरे धीरे प्रत्येक स्थान सूचना एवं प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से लाभान्वित हो गया। वर्तमान में आप अपने मोबाइल के द्वारा ही इन सभी क्षेत्रों की अधिकांश सेवाओं को उपयोग कर सकते हैं। इस विषय पर और अधिक मैं आपको क्या कहूं, क्योंकि आप भी यह जानते हैं, ये सभी क्षेत्र अब कंप्यूटरीकृत रोबोट संभाल रहे हैं। आप चाहे कोई भी क्षेत्र के विषय में सोचे, रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना श्रेष्ठ कार्य कर रही है। 0.0001% लोग ही स्वयं को इस क्षेत्र से एक लंबे समय तक जोड़ने में सफल रह पाएंगे। कारण ये है, एक व्यक्ति ही अपने नियंत्रित उपकरण के द्वारा बड़े बड़े कार्यों को दिशा देने में सक्षम होगा। अब ये सोचिए कि बचे हुए 9,999 लोगों का रोजगार क्या होगा। यह आंकड़ा वर्तमान में ही इतना भयावह दिख रहा है, तो भविष्य में आप इसकी कैसी कल्पना करेंगे, यह आप स्वयं जान सकते हैं। किंतु खुले बाजार में ये सब कुछ होते हुए भी आपके लिए रोजगार के बहुत सुंदर अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। इसके लिए आपको केवल सेवा क्षेत्र को ही समझना होगा। यदि हम पिछले कुछ वर्षों पर अपना ध्यान आकर्षित करें तो आतंकवाद नामक एक विषैला जीव बहुत तीव्र गति से प्रचलन में आ गया था। यह विषैला जीव उस समय ही कार्य करता है जब लोगों के पास अपने रोजगार के लिए विशेष अवसर अथवा योग्यताएं उपलब्ध नहीं कराए जाते। सृष्टि का नियम है कि जहां एक और सूजन होता है, वहीं दूसरी ओर विनाश की प्रक्रिया के लिए भी कार्य चलता रहता है। विश्व लगभग 9 अरब की आबादी का होने वाला है,
ऐसी स्थिति में इस प्रकार की घटनाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि खुला बाजार सबके लिए ही एक बहुत बड़े उपहार के रूप में प्रस्तुत होने वाला है। आप ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न होंगे कि शिक्षा केवल आपकी बौद्धिक स्तर के लिए ही उपयोग में आएगी, रोजगार के लिए आपको विशेष कौशल की आवश्यकता ही नहीं होगी। किंतु जिस कौशल की विशेष आवश्यकता होने वाली है, उसके लिए हम भारतीय विश्वविख्यात है। सेवा परमो धर्मम, अर्थात सेवा मानव का परम धर्म कहलाता है। सेवा के प्रकार बदल जाते हैं, किंतु सेवा केवल सेवा ही रहती है। सेवा करने वाले व्यक्ति को इसके लिए उसकी आवश्यकता हेतु धन अथवा सेवा प्रदान करना ही भारतीय संस्कृति का चलन रह चुका है। पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था में इसका स्वरूप कुछ बदला अवश्य है। भविष्य का खुला बाजार हमें इसके लिए तैयार करने एवं प्रगति प्रदान करने की भरसक चेष्टा भी कर रहा है। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतम शिक्षा तक, जहां एक समय हमें बहुत अधिक शुल्क एवं समय अवधि का उपयोग करना पड़ता था, वही अब न्यूनतम शुल्क के साथ संतोषजनक धन की मांग करेगा। मानव जनसंख्या बढ़ने से हमारे भूमंडल पर असंख्य विचार प्रकट हो जाएंगे। एक गलत अवधारणा भारत में प्रचलित कर दी गई है कि भारतीय जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना रोजगार एवं संसाधनों का हनन है। किंतु इस विषय पर यदि हम नोबेल पुरस्कार विजेता श्रीमान अमर्त्य कुमार सेन जी ने जनसंख्या को एक बहुत बड़ी पूंजी के रूप में संबोधित किया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मूल रूप से एक उत्कृष्ट सेवा मानी जाती है, किंतु श्रेष्ठतम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भी मानव की एक योग्यता को पुनर्तः अर्जित नहीं कर सकती। ये योग्यता भावनात्मक शैली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूल रूप से उन तथ्यों एवं विचारों का प्रौद्योगिकीकरण है जो यथार्थवादी जीवन शैली का आधार होता है। किंतु भावना एक ऐसी शक्ति है जो हमें आपस में संगठित रख सकती है। यदि हमारे मन में चल रहे विचार सरलता से कार्यान्वित होने प्रारंभ हो जाएं, हमें सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हो जाएं, तो मन में किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहेगा। जनसंख्या विस्फोट धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विशेष मानसिक तौर पर स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। ये बात आपको अवश्य ही आश्चर्यचकित कर सकती है, किंतु यही सत्य भी है। एक विचलित मन मूल रूप से व्यसनों का शिकार हो जाता है। व्यसन सामान्य तौर पर तांत्रिक क्रिया को ही उजागर करते हैं। हमारे ग्रंथों में 5 विकारों के लिए विशेष स्थान दिया गया है। इस विषय पर केवल इतना ही आपको समझना है कि हमारा मन जब शीतलता ग्रहण कर लेता है तो यह विकार भी उस पर बाधाएं नहीं डाल पाते हैं। आपके समक्ष लिखने को बहुत कुछ है, किंतु हम अपने लक्ष्य पर हैं, पुनः लौटते हैं। विश्व का खुला बाजार हमें केवल सबसे बड़े उद्योग की ओर प्रशिक्षित होने का संकेत दे रहा है। समय अब नई छवि प्रस्तुत करने जा रहा है। जिस प्रकार एक घर के भीतर परिवार के सभी सदस्य विशेष तौर पर एक दूसरे का ध्यान रखने का प्रयास करते हैं, घर का सदस्य अपनी सेवाओं का निर्वाह दायित्व के रूप में करते हैं। भारतीय सनातन सभ्यता में पूरे विश्व को एक परिवार की तरह ही समझा गया है। इसलिए हम सभी को भविष्य के खुले बाजार को लेकर उपलब्ध समय अवधि में ही तैयार होना पड़ेगा। भविष्य का बाजार मूल रूप से सेवा आधारित ही होने वाला है। हमें केवल इस बात विशेष पर ध्यान देना होगा कि हम किस प्रकार की सेवा समाज से साझा कर सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र को सेवा के योग्य समझते हैं, आपको केवल उसके लिए स्वयं को प्रशिक्षित करना होगा। जिस पाठ्यक्रम की आपसे चर्चा की गई है उसका लिंक आपको उपलब्ध करा दिया गया है। इस लिंक पर जब आप जाएंगे तो आपको पाठ्यक्रम से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
विश्व का ये पहला ऐसा पाठ्यक्रम है जो आपको धन अर्जित करने के उपरांत सेवा शुल्क प्रदान करने का अवसर देता है। यह अवसर केवल उन लोगों के लिए है जो पाठ्यक्रम पर प्रारंभ में विश्वास नहीं करेंगे। जिस प्रकार आप अपनी पारंपरिक शिक्षा हेतु विद्यालय के अतिरिक्त भी किसी विद्वान से शिक्षा एवं सलाह प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार यह पाठ्यक्रम भी आपके लिए सजाया गया है। पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता, इसकी लागत का 10 गुना लाभ आपको प्राप्ति में मिलना है। पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी का लिंक https://sites.google.com/view/digifarms/home। अपने अगले अध्याय में हम आपको स्वयं का भविष्य निर्माण विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे जो आपके लिए अत्यधिक मूल्यवान सिद्ध होगा। इस अध्याय को जहां तक पढ़ने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। यदि आप इस पुस्तक की प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो विवरण में दिए गए लिंक पर जाएं और फॉर्म को भरें। मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा एवं घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा। कृपया पुस्तक के ध्वनि प्रवाह को अपने 5 मित्रों के साथ साझा अवश्य कीजिएगा। तो अब आपसे अगले अध्याय में मिलेंगे।